गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जसप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं संधू क्लासेस में। आज अपना जो टॉपिक है, अपने जिस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य की अवस्थाएं। कल अपनों ने मैटर्स के बारे में स्टडी की थी, तो आज अपने क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टडी करेंगे कि स्टेट्स मैटर जो होता है अपने अर्थात द्रव्य होता है या पदार्थ होता है या सब्सटेंस होता है, उसकी स्टेट्स कितनी होती हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली बात करें फिजिकली या भौतिक के अनुसार इसकी 3 स्टेट्स बताई गई हैं। कितनी स्टेट्स बताई गई हैं? 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स बताई गई है बच्चों? 3 स्टेट्स बताई गई हैं। वो आपको पता होगा कौन कौन सी होती है, लेकिन अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होती है बच्चों सॉलिड स्टेट्स, सेकंड होती है लिक्विड स्टेट्स और थर्ड होती है गैसेस। 3 स्टेट्स बताई गई है। तो इस पे अपने आगे बात करें तो इसके बाद 2 स्टेट्स और बताई गई हैं। एक बताई गई प्लाज्मा स्टेट्स। कौन सी बताई गई बच्चों? प्लाज्मा। और एक और बताई गई बोस, BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है इसका? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बच्चों टोटल स्टेज अपने बात करें तो मैटर स्टेट्स कितनी बन गई? 5 स्टेट्स बन गई। वैसे भौतिक के शास्त्र के अनुसार या फिजिकली प्रॉपर्टीज के अनुसार इनकी 3 स्टेट्स बताई गई थी। कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और BEC जो स्टेट्स इसकी बताई गई वो बाद में बताई गई थी। आगे अपने डिस्कस करें तो सबसे पहले अपने को IMF का नॉलेज होना चाहिए कि IMF होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंटर मोलिकुलर फोर्स। और हिंदी में कहते हैं अंतरा आणविक बल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के मध्य लगने वाला बल। जैसे ये क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के अंदर ये मॉलिक्यूल सेट किए हुए हैं। इन दोनों के मध्य अर्थात अलग से अपने देखें तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स लग रहा है उसे ही क्या कहते हैं? IMF के नाम से जाना जाता है, मतलब इंट्रा मोलिकुलर फोर्स के नाम से जाना जाता है। इससे आगे अपने स्टडी करें तो डिस्कस करते हैं आगे अपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों के बिटवीन डिफरेंस की बात करें तो ये अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनमें IMF फोर्स की। IM फोर्स कैसा होगा? जो सॉलिड होगा बच्चों आपको पता है उसमें IM फोर्स कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सॉलिड की अपने बात करें तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए इनमें IMF मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? इसके बाद सेकंड बात करें बच्चों, अपने सेकंड बात करते हैं डेंसिटी की। सेकंड बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी इसमें कैसी होगी? हाई होगी, क्योंकि अपने एक इकाई आयतन लेते हैं। एक इकाई आयतन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक इकाई आयतन की बात करें तो इनमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो अपने सब्सटेंस के अकॉर्डिंग है, भाई सब्सटेंस कौन सा लेते हैं। तो इनमें डेंसिटी क्या होगी बच्चों? इसमें ज़्यादा होगी। थर्ड बात करें इनमें अपने शेप। बच्चों शेप कैसी होगी? शेप इसकी होगी निश्चित शेप होगी। कैसी होगी? निश्चित शेप होगी। और इसके बाद बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी कैसा होगा? निश्चित होगा। शेप भी निश्चित होगी, वॉल्यूम भी निश्चित होगा। इसके बाद बात करते हैं अपने लिक्विड की। बच्चों IMF लिक्विड में कैसा होगा? वीक। मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होगा लिक्विड में कैसा पाया जाता है? वीक पाया जाता है।
और डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड से कम होगी और लिक्विड से अपने गैस से ज़्यादा होगी। सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। इसके बाद बात करें बच्चों साइज शेप की। इसका शेप कैसे होगी? इसकी शेप की बात करें तो वो होगी अनिश्चित शेप। कैसी होगी? अनिश्चित शेप। और वॉल्यूम की बात करें बच्चों, इसमें शेप अनिश्चित होती है और वॉल्यूम क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इन दोनों में अंतर की बात करें, IMF इसमें स्ट्रॉन्ग होगा सॉलिड में, लिक्विड में वीक होगा। डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा, इसमें डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप निश्चित होती है, इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। और वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम निश्चित होता है और इसका भी वॉल्यूम निश्चित होता है। अपने लास्ट बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है? गैस की जो बात करें, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे, लिक्विड में थोड़े पास पास थे। ठीक है, तो गैस का जो अपने IMF की बात करें तो वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कम होगा IMF, क्योंकि इसमें देखो जो कण है बहुत दूर दूर हैं और इसमें थोड़ा नज़दीक नज़दीक और इसमें थोड़े से पास पास हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के टच में हैं। तो इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या होगी इसकी? वेरी वीक, क्योंकि इसमें देखो इसमें जो कण है प्रति आयतन की बात करें तो आयतन के अनुसार इसमें कण बहुत नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, और इसमें बहुत दूर दूर है और इसमें थोड़ा पास पास है। और इसके बाद शेप की बात करें, ना तो इसकी शेप निश्चित होती है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड का IMF स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड का IMF वीक होता है और गैस का IMF वेरी वीक होता है। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और जो गैस होगी उससे सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है। शेप की बात करें तो अपने देख लेते हैं, जैसे अपने पास 2 किलो का बाटा ले लेते हैं भार तोलने के लिए। शेप उसकी निश्चित है और वॉल्यूम भी उसका निश्चित है, लेकिन अपने पास 5 लीटर जल है। कितना है? 5 लीटर वाटर लिया। 5 लीटर वाटर को अपने क्या किया? पहले एक गिलास में डाल लिया। एक गिलास में डाला तो वह उसका आकार ले लेगा, इसलिए वॉल्यूम निश्चित है, 5 लीटर ही है, लेकिन गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी का आकार ले लेगा। किसी समतल चीज़ पे डालेंगे तो समतल आकार ले लेगा। तो किसी टब में डालेंगे तो टब का आकार ले लेगा, इसलिए उसका जो शेप अनिश्चित होगी, लेकिन वॉल्यूम अपना कितना रहेगा? 5 लीटर ही रहेगा। लेकिन जो अनिश्चित होता है वो गैस का शेप भी अनिश्चित होती है और वॉल्यूम भी उसका अनिश्चित होता है। इसके बाद अपने डिस्कस करते हैं बच्चों जो इसकी नेक्स्ट 3 तो ये हो गई। नेक्स्ट स्टेज होती है इसकी प्लाज्मा। कौन सी होती है बच्चों? प्लाज्मा। अपने प्लाज्मा की बात करें तो कोई भी अपने पास सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस। जब उसको उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, क्या उच्च ताप या हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित अवस्था में आ जाता है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है? जो पदार्थ होता है उच्च ताप पर किस अवस्था में आ जाता है? आयनित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों कि सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पर अपने रखते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाता है? आयनित अवस्था में आ जाता है। अपने बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है? कई बार पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है, प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। ऑप्शन में दे देते हैं, सॉलिड अवस्था से, बी लिक्विड अवस्था से, सी गैस अवस्था से, डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से
कोई नहीं। तो बात करें तो आप बता सकते हैं किससे निर्माण होता है? इसका बच्चों निर्माण होता है गैस अवस्था से। किस अवस्था से निर्माण होता है? गैस अवस्था से इसका निर्माण होता है। इससे आगे बात करें कि जो यह अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था बच्चों होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? कंडक्टर होती है। क्या होती है? कंडक्टर होती है। मतलब कह सकते हैं यह विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे अपने को पता है कि सूर्य एक तारा है, स्टार है। जो ये प्लाज्मा अवस्था बनती है बच्चों, वो कहाँ बनेगी? तारों पर बनेगी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है करोड़ों केल्विन टेम्परेचर। करोड़ों केल्विन में जब टेम्परेचर होगा तब यह अवस्था, करोड़ों केल्विन में जब गैस अवस्था पर करोड़ों डिग्री टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है तो यह अवस्था किस में बदल जाती है? प्लाज्मा में बदल जाती है। ठीक है, ये क्या होगी? पहले प्लाज्मा में आयनित होगी, आयनित होकर इसके क्या बन जाएंगे? बादल बन जाएंगे, बादल रूप ले लेगी। जब ये बादल रूप ले लेती है तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब धनायन ऋणायन बन जाते हैं। बच्चों इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? प्लाज्मा अवस्था की खोज बच्चों की थी विलियम क्रोक्स ने। विलियम कोक्स ने की थी। और एक कई बार पूछ लेते हैं कब की थी? इसकी खोज की थी 1879 में, 1879 में। और इसकी बात करें, इसका नाम किसने दिया था? बच्चों इसका नाम दिया था 1928 में, 1928 में लैंग्यूमर ने। किसने दिया था? लैंग्यूमर ने दिया था। ये तो बात होगी बच्चों प्लाज्मा अवस्था के बारे में। प्लाज्मा अवस्था एक बार देख लेते हैं क्या होती है। प्लाज्मा अवस्था जब कोई सब्सटेंस पदार्थ या मैटर को उच्च ताप पर, उच्च ताप मतलब जैसे कि करोड़ों केल्विन टेम्परेचर पर उसको अपने रखते हैं तो वो क्या बनता है कि वो गैस अवस्था से इसका निर्माण होता है। तो बादल के रूप में होते हैं। पॉजिटिव और ऋणायन दो चार्ज बन जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और इसकी खोज किसने की थी बच्चों? विलियम क्रोक्स ने की थी। कब की थी? 1879 में की थी। और नाम किसने दिया था? 1928 में नाम इसका लैंग्यूमर ने दिया था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं बीईसी। बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बच्चों इस अवस्था की खोज का श्रेय किससे जाता है? ये भारतीय वैज्ञानिक थे। कई बार पूछा जाता है उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बीईसी की खोज की थी। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम है बच्चों सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है बच्चों? सत्येंद्र नाथ बोस ने इस अवस्था की खोज की थी। इसकी बात करें बच्चों तो इसकी खोज की कैसे की गई? इन्होंने एक नाम दिया था हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन को बच्चों और नाम भी दिया गया गॉड पार्टिकल, मतलब ईश्वरीय कण। ईश्वरीय कण भी कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि जो अपनी यूनिवर्स है, कहते हैं कि जो अपना ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है? हिग्स बोसोन से ही मानी जाती है। किससे मानी जाती है? हिग्स बोसोन से ही मानी जाती है। जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका निर्माण बच्चों किससे माना जाता है? हिग्स बोसोन से ही माना जाता है। ये कहते हैं जब हिग्स बोसोन कण को
क्या करें, परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप बच्चों कितना होता है, परम शून्य ताप बच्चों होता है 0 डिग्री केल्विन, या कह सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर हिग्स बोसोन कण को कौन से टेम्परेचर पर रखेंगे, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर किसका निर्माण हो जाता है, रखने पर BeC का निर्माण होता है। क्लियर बच्चों, कहने का मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। यह भारतीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि हिग्स बोसोन से इसका निर्माण होता है। हिग्स बोसोन से ही अपने जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका निर्माण हुआ है। और हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल्स या ईश्वरीय कण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कहा कि जो हिग्स बोसोन होते हैं, जब उनको परम शून्य ताप पर क्या करते हैं, रखते हैं। परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर BeC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का निर्माण होता है। आगे अपनी बात करते हैं बच्चों कन्वर्जन मतलब स्थानांतरण। मतलब जब सॉलिड अवस्था लिक्विड अवस्था में और लिक्विड अवस्था गैस अवस्था में चेंज होती है तो इनको क्या कहते हैं, इनका नाम क्या रखा गया है। जैसे अपने को पता है सॉलिड अवस्था, जब सॉलिड अवस्था को गर्म किया जाता है, क्या करते थे, हीट को, जैसे अपने पास क्या है, लोहा है, लोहे को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब सॉलिड अवस्था का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है बच्चों, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन। क्या कहलाता है बच्चों, गलन कहलाता है। और इसी प्रकार जब अपने पास लिक्विड होता है, लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, इसको वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। जब लिक्विड को गैस में बदलते हैं इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को और क्या नाम दिया जाता है बच्चों, वेपोराइजेशन। और इसे कहते हैं मेल्ट करना। मेल्टिंग पॉइंट। जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी प्रकार बच्चों बात करें अपने, जब गैस लिक्विड में बदलती है इसे क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं बच्चों, संघनन कहते हैं, या इसे कह देते हैं कंडेंसेशन। और इसके बाद बात करें तो जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, जमना कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्लियर। अब बात करें जब सॉलिड सीधे ही गैस में बदल जाए, जब सॉलिड सीधे ही गैस में बदल जाए तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट के साथ ही इसका क्वथनांक पाया जाता है। तो यह सॉलिड अवस्था से जब थोड़ा सा टेम्परेचर, पता ही नहीं चलता कि टेम्परेचर कब थोड़ा सा ऊपर हुआ तो अप हो गया, तो साथ के साथ ये किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, जब कोई गैस सीधे ही ठोस में बदल जाए, कोई गैस सीधे ही ठोस में बदल जाए तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल आपको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। कपूर,
NaCl मतलब नौसादर, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गई, नेफ्थलीन हो गई। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? बेंजोइक अम्ल हो गया। बच्चों ये एग्जाम्पल हैं सारे के सारे सब्लिमेशन के, ठीक है। इसके बाद अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपने लेते हैं बर्फ़। बर्फ़ अपने ले ली, बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लिया। जब बर्फ़ के टुकड़े को अपने गर्म करते हैं या अपने टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं फ्रीजर से, तो वह किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जल में। तो ये अवस्था कौन सी थी? सॉलिड अवस्था। अब ये अवस्था कौन सी बन गई? लिक्विड अवस्था। अब कहने का मतलब जब ये वाटर या ये पानी या द्रव अवस्था पड़ी रहती है, कई टाइम तक पड़ी रहती है, तो गर्मी बढ़ती रहती है, हीट बढ़ती रहती है। हीट बढ़ने के साथ साथ ये क्या होती है? किस में चेंज हो जाएगी? वेपर में चेंज होने लग जाएगी। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? गैस अवस्था, ठीक है। कहने का मतलब सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार जब गैस किस में बदलेगी? लिक्विड में, इसे क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। और जब लिक्विड सॉलिड में बदला, इसे क्या कहते हैं? जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपका धन्यवाद, थैंक यू मेरी क्लास देखने के लिए। तो आपको पता है कि आप YouTube पर संधू क्लासेस को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरा टेलीग्राम जो बच्चों चैनल है, उस पर आपको PDF मिलेगी। वो चैनल क्या है? संधू क्लासेस के नाम से ही वो चैनल है, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज शाम को लेकर आएंगे अपनी नई वीडियो।